हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है सुहेल खान और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो आप 9th में 11th में पढ़ते हो। ठीक है, इनफैक्ट आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग ना क्लास से हट के पढ़ेंगे इसको। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबको पता होगा कि न्यूटन से जाते है ना 3 लॉ देखे गए हैं, राइट। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जो पहला लॉ है इसको गैलीलियो का लॉ भी बोलते हैं हम लोग। रीजन ये है कि इसको गैलीलियो ने ही सबसे पहले प्रैक्टिकली दिखाया था और बताया था और बोला था। तो पहला लॉ ये है, एकदम सिंपल है, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन नहीं चेंज करना चाहता जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगे। फिर से सुनिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस भी पोजीशन में है उसी में रहेगा अनटिल और अनलेस, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। जैसे मान लीजिए कोई अगर चीज़ रुका हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो हमेशा यही चाहेगा कि हम रुके रहें जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे आपके रूम में ही कोई कुर्सी रखी हुई है, जब तक कोई उसको धक्का ना दे, पुल ना करे, पुश ना करे, कुर्सी हिलेगी नहीं। ठीक। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो चाहेगा कि वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहे जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे अगर मूव कर रही है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स जैसे सामने से आकर कोई उसको स्टॉप करता है तो रुक जाएगा। ठीक है, या फिर और तेज कोई उसी फोर्स उसको वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही कोई फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी। ठीक है, तो पहला लॉ ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा अनटिल अनलेस, जब तक उस पर कोई फोर्स न लगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूटन्स लॉ है ना, जिन तीनों में से, वो सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है ना, जैसे आप 9 हो सकता है पढ़े होंगे, है ना, क्या पढ़े होंगे कि मास टाइम एक्सेलरेशन क्या होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है। और मास टाइम एक्सेलरेशन जो होता है फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट होता है। बट ये करेक्ट है ना, ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि ये तभी करेक्ट हो सकता है जब मास कांस्टेंट हो किसी भी ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए कोई ट्रॉली हो, ऊपर से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो जिससे क्या हो, उस ट्रॉली पे कोई चीज़ गिराया है। जैसे मान लीजिए सेरेल्स है ना, अनाज वगैरह गिर रहा है, या मिट्टी गिर रही है, रेत गिर रहा है, तो जो ट्रॉली होगी उसका वेट क्या होगा, वजन क्या होगा, मास क्या होगा, बढ़ रहा होगा। उस कंडीशन में ये वाला फार्मूला काम नहीं करता है। हाँ, कुछ किताबों में भी लिखा होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, वही इक्वल होता है फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने डी लिखा है, हो सकता है 9th वाले ना समझ पाए, इनफैक्ट जो 11th में जाएंगे वो भी ना समझ पाए कि ये क्या है। जैसे रेट ऑफ चेंज को हम लोग क्या लिखते थे, जैसे मान लीजिए हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यही रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और इसी को फोर्स बोलते हैं। अब तो ये क्या बला है, ये बला है कि अगर मान लीजिए जो ये इंटरवल जो है बहुत छोटा हो जाए, डेल्टा पी क्या हो जाए, लगभग 0.001 हो जाए, मतलब लगभग 0 के बराबर हो जाए, डेल्टा टी 0 के बराबर हो जाए, तो ये जो रेट निकल के आएगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम। ये डेरिवेटिव निकालने के कई तरीके हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा दिया जाता है 11th में, जस्ट जाएंगे आप फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, जिसको हम लोग मैथमेटिकल टूल बोलते हैं। ठीक है, खैर इसको मैं बता दे रहा हूँ, है ना, कि इसको आगे कैसे करेंगे, निकालते कैसे वो बाद की बात है। जस्ट हम लोग ये आगे ये फोकस करें कि न्यूटन के जो लॉ है वो क्या है ना। अब चूंकि सबको पता है मोमेंटम क्या होता है, मास टाइम्स वेलोसिटी, मैथमेटिकल डेफिनेशन है ये। ठीक है, रियल में मोमेंटम का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी का जो अमाउंट है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोमेंटम। ठीक है, इसको आप इस तरह से सोच सकते हैं, कोई खूब हैवियर ऑब्जेक्ट है, उसको अगर आपको 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलाना हो तो आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा। अगर थोड़ा सा लाइट है, हल्की ऑब्जेक्ट है, तो आप कम ही फोर्स पे उसको 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला सकते हैं। इसका रिवर्स कीजिए, हल्की ऑब्जेक्ट है, खूब तेज रफ्तार से चलाना हो, है ना, तो आपको ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। वही हल्की ऑब्जेक्ट है, अगर थोड़ा कम स्पीड से चलाना हो तो कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यही मतलब होता है मोमेंटम का। खैर ये मोमेंटम टॉपिक नहीं है ना,
तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम मोमेंटम चेंज करना चाहते हैं, है ना, पर सेकेंड, वो उस पर लगने वाले फोर्स को बताएगा। ठीक, अच्छा देखिए इसको ना P की वैल्यू हम रखें तो mv dt। अब देखिए जैसे जब आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा जाएगा तो ये जानते हैं डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। ये दो फंक्शन है m और v, ठीक है। तो ये dx ऑफ uv मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जो डेरिवेटिव होता है उसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालते हैं। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, इसको हम लोग लिखते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये फर्स्ट मान लीजिए फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल है, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसे ही इसको हम लोग लिखना चाहें, है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट यानी कि m इंटू डी वी डी टी, ठीक, प्लस v dm dt। अब देखिए वो जो ट्रॉली वाला केस था ना, अगर उसको हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वही जो मास बढ़ या घट रहा था पर सेकेंड, यही वो है, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से मास कैसे वेरी कर रहा है, ये वही तो है। लेकिन नॉर्मल केस में मान लीजिए किसी ब्लॉक को आप धक्का दे रहे हैं, है ना, किसी बुलक कार्ट है उसको मतलब आप खींच रहे हैं, छोटा सा बुलक कार्ट है तो उसका मास तो नहीं बदलेगा ना। अगर मास इनवेरिएंट हो तो यानी कि डीएम डी टी जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जब डीएम डी टी जीरो हो जाएगा तो आप ये इक्वेशन कैसे किसमें चेंज हो जाएगा, देखिए एम डी वी डी टी, ये तो जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो इंटू समथिंग जीरो। अच्छा इसको पहचानिए, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आ जाता है E, जो आप 9th में पढ़ते हैं या जनरली हम जो परसीव करते हैं। तो ये सेकेंड लॉ है न्यूटन्स का। अच्छा एक बार और समझ लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है, ठीक। बाकी चीजें मैंने कैसे लाया आप समझ लीजिएगा। अच्छा एक और चीज आप यहाँ से देखिए, है ना, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का सा मिटा दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए, है ना, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, या फिर ऐसे कर लीजिए, है ना, किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा ही ना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यम डी वी डी टी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा मास जीरो हो सकता है क्या, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें मास होगा, ये जीरो नहीं होगा, यानी कि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो है, तो जाहिर सी बात है ये जीरो नहीं हो सकता, तो यही जीरो होगा, यानी कि डी वी डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यही मतलब हुआ ना। तो जब वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है तो v क्या है, कांस्टेंट, और यही है फर्स्ट लॉ। मतलब जो फर्स्ट लॉ है वो सेकंड लॉ का स्पेशल केस है। कैसे समझिए, वेलोसिटी कांस्टेंट यहाँ से कैसे आ गया है, क्योंकि हमने मान लिया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, वहां से हमने ये निकाला है। और ये क्या बता रहा है कि v कांस्टेंट है, और v कांस्टेंट का मतलब क्या है, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही है, और किसी रफ्तार से चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से चल ही रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को। अच्छा अब थर्ड लॉ क्या है, दो लॉ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, थर्ड लॉ क्या है। थर्ड लॉ वन वर्ड में कहा जाए क्या है कि कोई भी जो फोर्स है ना कभी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सिंगल फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। किताबी भाषा में कहा जाए कि किसी भी एक्शन का, है ना, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम अगर इस पे किसी कोई फोर्स लगा के बोर्ड पे मारें तो जितना फोर्स हम बोर्ड पे लगाएंगे उतना ही फोर्स हमारे हाथ पे लगेगा, ठीक है। यही होता है एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। इसी को एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं, या फिर वन वर्ड में से कर सकते हैं इंडिविजुअल फोर्स या सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही बोल देते हैं हम लोग, है ना, कि किसी भी फोर्स का, है ना,
उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल रिएक्शन होता है। ये थर्ड लॉ है। तो न्यूटन की यही तीन है ना लॉ है, जिसको आप ऑलरेडी जहाँ तक मुझे पता है पढ़ चुके होंगे, ना पढ़े होंगे एटलीस्ट जानते थे, है ना, अब समझ चुके भी होंगे। अच्छा चलिए थोड़ा सा ना स्पेशल बातें कर लेते हैं। स्पेशल बात ये है कि न्यूटन्स लॉ भी फेल कर जाता है इन सम कंडीशन। तो लिमिटेशन है इसके, हालांकि पढ़ाया नहीं जाता है ना, 9-10 ये 11-12 में नहीं बताया जाता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, है ना। न्यूटन्स लॉ कहाँ कहाँ फेल कर देता है, एक बता दिया जाता है ऐसा, है ना, जो मुझे लग रहा है। मान लीजिए कोई इंसान किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को बैठ के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो एक्सेलरेट कर रहा है। मान लीजिए हम किसी गाड़ी में है और किसी को देख रहे हैं, खंबे को देख रहे हैं, तो हम एक्सेलरेट अगर कर रहे होंगे तो लगेगा कि खंबे को फोर्स लग रहा है, कि खंबा पीछे एक्सेलरेट हो रहा है। तो कोई भी ऐसा इंसान एक ऐसे जगह पे बैठा हो, है ना, जो खुद ही एक्सेलरेट कर रहा हो, या फिर वन वर्ड में टेक्निकल वर्ड में बोला जाए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो जो खुद ही एक्सेलरेट कर रहा हो, है ना, तो वो किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ऑटोमेटिक फोर्स लग जाएगा। या फिर ये भी कह सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट पे भी, है ना, एक सूडो फोर्स या फिक्सियस फोर्स लग जाता है। उस कंडीशन में ये न्यूटन्स लॉ जो है वैलिड नहीं होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि जहाँ से मोशन को हम लोग देखते हैं उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ना, दो तरह का होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, रेफरेंस पॉइंट भी इसको बोलते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जिसकी वेलोसिटी या तो जीरो है या कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है या घट रही है, यानी कि एक्सेलरेशन है उसमें, तो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ जो होता है वैलिड नहीं होता है। हालांकि हम लोग सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगा के ठीक कर लेते हैं समस्या को। तो पहला लिमिटेशन ये। दूसरा लिमिटेशन ये है कि ये जो न्यूटन्स लॉ है ये वैलिड नहीं होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई वेलोसिटी से चल रहा है, जैसे लाइट ऑफ स्पीड है ना, उसके कंपेरेबल स्पीड में। ठीक, लाइट ऑफ स्पीड क्या है, सी, तो मान लीजिए c/2, 2c/3, इस स्पीड से कोई अगर ऑब्जेक्ट चल रही है ना, तो वहाँ पर ये न्यूटन्स लॉ काम नहीं करता है ना, रिलेटिविटी का कंसेप्ट आ जाता है और ये वैलिड नहीं होता है। तीसरा जगह, अगर बहुत छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोसॉन, मेसॉन की बात करें तो वहाँ पर भी ये वैलिड नहीं होता है ना। वहाँ पर हम क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ लगाते हैं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स वहाँ पर काम नहीं करता है। तो न्यूटन्स लॉ जो है वो भी इनवैलिड हो जाता है। कहाँ इनवैलिड होता है, छोटे पार्टिकल के केस में या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल के केस में। और चौथी बात ये कर लिया जाए, ये जो थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में है ना तभी बढ़िया से काम करता है। अगर ऑब्जेक्ट खूब दूर पे है, खूब ज़्यादा दूरी पर है, तब ये, है ना, साइमल्टेनियसली ये एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए ये मतलब एक मास m1 है, एक मास m2 है, ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। अब मान लीजिए ये अपने आप को चेंज करता है और ये खूब दूरी बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए सन के बीच की, सन और अर्थ के बीच की दूरी है, और ये अपने आप में कोई थोड़ा बहुत चेंजिंग करता है, तो ये जो चेंज होगा ना, यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये थोड़ा सा ना काम नहीं करता है। खैर, जो भी चीज़ें थी, है ना, न्यूटन्स लॉ मैंने आपको समझाया है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।